हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल जीसीएस एजुकेशन पॉइंट। वेल बच्चे, जैसा कि मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन मैं आपको करवा रहा हूँ। ओके, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इसको। और जो भी क्वेरीज हो आप मुझे बता सकते हैं सो दैट कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, तो इस वीडियो में बेटा हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 9 आपका है ना, न्यू टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, जिसमें आपने पढ़ना है किसके बारे में बेटा, लाइट के बारे में बात करना है। किसके बारे में? लाइट के बारे में। और लाइट के अलग अलग जो फिनोमिनन्स है, जैसे रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ना है एंड रिफ्रैक्शन के बारे में हम यहाँ पर डीपली एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे जो पार्ट 1 हमारा होगा इस वीडियो में, पार्ट 1 में हम सिर्फ रिफ्लेक्शन को ही एक्सप्लेन करेंगे। बेटा किसको? रिफ्लेक्शन को ही हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको एक्सप्लेन करें रिफ्रैक्शन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज की वीडियो, आपका वक्त ज्यादा ना लेते हुए। देखिए बेटा, आप अगर इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, आप जो फर्स्ट पैराग्राफ को अगर आप रीड करेंगे तो आप यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जितनी भी चीजें आपके आसपास अवेलेबल है, ओके, जैसे आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं, आप जो है किसी भी चीज को देख पा रहे हैं, आपके पास जो भी चीजें अवेलेबल है आसपास में, वो आपको विजिबल क्यों हो पाती है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेटा, कभी भी जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और यहां से एक सोर्स है लाइट का, ठीक है। अब यहां से जब लाइट रेस पे पड़ेंगी, ठीक है, जब लाइट रेस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेंगे यहां से सीधी आकर के, ठीक है कि नहीं? ओके, तो ये क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट होंगे, यहां से क्या होंगे? बाउंस बैक होंगे। उस रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं, विजिबिलिटी विजिबल हो पाता है वो ऑब्जेक्ट में। ओके, यहाँ लिखा है ना आपका कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट आपकी जो है फॉल्स डाउन होती है तो वो क्या करता है? लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है और रिफ्लेक्टेड लाइट जो हमारी आईज के द्वारा क्या कहते हैं? रिसीव की जाती है, जिसकी वजह से हम उस चीज को, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। क्लियर? ओके, दूसरी बात बेटा, आपने देखा हो कितने सारे फिनोमिनन्स आपके आसपास होते हैं, जैसे कि रेनबो फॉर्मेशन हो गया आपका, ठीक है, बैंडिंग ऑफ लाइटर्स हो गया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हम पढ़ेंगे आगे फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में, तो वहां पर आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखिए बेटा, बात करें लाइट की, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट के अगर कोई भी सोर्स हमारा है ना, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगा, ऐसे कभी जिग जैग पाथ में वो ट्रेवल नहीं करता। अगर ये हमारे पास एक सोर्स है, ठीक है, तो यहाँ से जो लाइट ट्रेवल करेगी वो क्या करेगी? आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, जिग जैग मैनर में ट्रेवल नहीं करती। इट्स क्लियर टू ऑल? वेरी नाइस। ओके, अब बेटा क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा छोटा है, अगर जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, और इस पर अगर लाइट रेज जाती है, लाइट रेज जाने के बाद क्या करेगी? यहाँ से जो अपने पाथ को क्या कर लेगी? चेंज कर लेगी थोड़ा सा, तो उसे डिफ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, लाइट के पास टेंडेंसी होती है टू बैंड अराउंड इट एंड नॉट वॉक इन स्ट्रेट लाइन। लाइट के पास भी टेंडेंसी होती है ना, जैसे उसके पास स्मॉल ऑब्जेक्ट है, ओके, उसके अराउंड क्या होती है? वो बैंड हो जाती है, और बैंड होने की वजह से क्या होता है? उसे हम डिफ्रैक्शन की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। ओके, जो कि आप जो है बाद में पढ़ेंगे फर्दर क्लास में, ओके, हायर क्लास। डन और नोट? इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब बेटा ये जो वर्ड आपका है ना, यहाँ पर देखिए आप, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है आपका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली क्या होता है? बाउंसिंग बैक होती है लाइट रेज की व्हेन इट इज स्ट्राइकिंग अ पॉलिश्ड, हाईली पॉलिश्ड सरफेस पर जब स्ट्राइक करेगा, उससे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ओके, और आपने बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की कुछ लो पढ़े थे, आपने याद होगा आपको। देखो सपोज कीजिए हमारे पास ये प्लेन मिरर है, ओके, तो ये प्लेन मिरर की अगर हम बात करें तो आपको पता है बेटा, एक होती है इंसिडेंट रे, और ये टकराने के बाद बाउंस बैक होती है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और दिस वन इज इंसिडेंट रे। ओके, और यहां पर बेटा हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, इसे कहते हैं हम नॉर्मल। और नॉर्मल क्या होता है बेटा? बेसिकली वो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे अगर हम प्लेन सरफेस की बात कर रहे हैं, ये जो हमारा है ना, ये पूरा सरफेस की क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा आपका नॉर्मल रे, इसको कहते हैं नॉर्मल रे कहते हैं। नॉर्मल का मतलब ये होता है परपेंडिकुलर। डन और नोट? अब इसके बीच में जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में, उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। और नॉर्मल रिफ्लेक्शन के बीच, रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। और ये जो एंगल हमारे हैं ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। दूसरा लॉ, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल lie in the same plane।
सबके सब बेटा एक ही प्लेन पर लाई करता है, ऐसा नहीं कि थर्ड प्लेन में चल जाए, किसी और प्लेन में चल जाए, ठीक है। तो एक ही प्लेन पर लाई करता है। अगर हम इसमें यहाँ पर बात करें तो बेटा आपका ना, जैसे एक्स वाई प्लेन की हम बात करें तो एक्स वाई प्लेन पे ही लाई करेगा आपका। जैसे हमारी एक्स और वाई, ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। अगर लाइट हम जब इसके अंदर कंसिडर करके चल रहे हैं तो लाइट यहाँ से आ रही इसी प्लेन में आएगी, ठीक है। अगर हम इसको चेंज कर देंगे इसका प्लेन तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो भी चेंज हो जाएगा। डन और नोट, ये बात समझ में आ गई? वेरी नाइस। अब बेटा यहाँ पर ना कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है, देखो। अब यहाँ पर एक चीज और बेटा ध्यान रखना है, ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, ये सिर्फ प्लेन मिरर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सभी मिरर्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो स्फेरिकल मिरर्स हो चाहे वो प्लेन मिरर्स हो, ठीक है। किसी भी टाइप का अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो सभी के लिए आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल होगा। डन। अगर बेटा प्लेन मिरर की हम बात करें तो प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या प्रॉपर्टीज होती है? देखिए, पहली बात तो बेटा ये ना वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। क्या बनाता है? वर्चुअल। अच्छा, वर्चुअल का मतलब क्या होता है? आप देखोगे बेटा अपना फेस आप देखते हैं मिरर में एवरी डे, तो आप देखेंगे कि आपको लगता है कि मिरर के अंदर आपकी इमेज बन रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा तो नहीं होता। वो आपको क्या कर रहा है कि एक वर्चुअल इमेज दिखा रहा है। वर्चुअल इमेज मतलब विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ठीक है, विच डू नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, या जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए बेटा, ओके, अगर हम बात करें वर्चुअल इमेज की बात करें तो आपको पता है कैन नॉट ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, जिसे हम स्क्रीन पर नहीं देख सकते उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज कहते हैं। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट ही होती है, ओके। दूसरी बात, जितने साइज का बेटा आपका ऑब्जेक्ट हो उतनी साइज की क्या बनेगी? आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड इज एज फार एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द, जितनी दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उतनी दूरी पर ही आपको इमेज देखने को मिलेगी। आप देख लीजिए बेटा, मिरर को जितना दूर करेंगे या आप जो है मिरर से जितना दूर जाते जाएंगे उतना ही दूर आपकी इमेज अंदर जो है बिहाइंड द मिरर ऐसे आपको ऑब्जर्व होगी। तीसरी चीज बेटा, इमेज जो है लैटरली इन्वर्टेड होगी। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि लेफ्ट वाला आपको राइट दिखेगा और राइट वाला आपको लेफ्ट दिखेगा। सपोज कीजिए आपने कि आपको मिरर है, ठीक है, ये बेटा कोटिंग है दिखा रही है आपकी, बैक साइड में कोटिंग होती है मिरर के, वो दिखाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बी लिखा है, तो मिरर में आपको ये जो बी दिखेगा वो कैसे दिखेगा बेटा? उल्टा दिखेगा, ओके। इसे कहते हैं लैटरल इन्वर्टेड कहते हैं, मींस लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट एंड राइट अपीयर्स टू बी लेफ्ट। इसीलिए एम्बुलेंस जो है वो उल्टा लिखा जाता है ताकि सामने वाले को दिख जाए कि उसमें एम्बुलेंस लिखा है या क्या लिखा हुआ है। डन और नोट? वेरी गुड। देखिए बेटा, यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है 9.1। ये कह रहा है कि आपने एक बड़ा सा स्पून लेना है, शाइनिंग स्पून, और उसमें आपने देखना है अपने फेस को दोनों साइड। देखो, आप देखो स्पून की बात करेंगे तो स्पून कुछ इस तरीके से आपका होता है, एक तो कर्व इनवर्ड होता है इस तरीके से, कर्व आउटवर्ड होता है, ठीक है। डू यू गेट द इमेज? इज इट स्मॉल और लार्ज? आप देखेंगे बेटा, दोनों तरफ देखेंगे तो या तो आपको इमेज आपको कैसी मिलेगी, यहाँ पर बड़ी मिलती है, छोटी मिलती है, ठीक है। अब आपने स्पून को बेटा क्या करना है, अपने आपके फेस के सामने लेकर के आना है, फिर आपने देखना है कितना चेंज आता है, और फिर रिवर्स करने के बाद सेम एक्टिविटीज आपने करनी है, ओके। तो ये समझाने के लिए बेटा मैं आपको जो है इसके बाद जो फर्दर सारी डिटेल्स ना वो समझाते हैं आपको पहले, ओके। क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेटा, जब हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं तो स्फेरिकल मिरर्स की जब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की, तो स्फेरिकल मिरर्स वो होते हैं जो स्फीयर का पार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर बेटा एक दे रखा है कॉनकेव मिरर, एक आपका दे रखा है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव वो होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है, और कॉन्वेक्स जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है, आउटवर्ड होता है, ठीक है। लिखा है आपका, whose reflecting surface is curved inward is concave and curved outward is convex, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्शन वाला जो पोर्शन है वो बाहर की तरफ आपका है। डन, क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब यहाँ पर बेटा क्या है ना, अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चे, अगर मैं इस पूरे मिरर को अगर मैं कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं तो आप देखेंगे ये पूरे एक स्फीयर बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा? और इस स्फीयर का एक सेंटर होगा। अब उस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, लिखा ना आपका, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द, ये तो बेटा मिरर का पॉइंट हो गया ना, ठीक है। मिरर के पॉइंट को तो हम पोल कहते हैं, ये जो पोल हो गया, लेकिन जो सेंटर आपका है ना, जिसका इस पार्ट है, जिस स्फीयर के पार्ट है, उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसको हम पोल कहते हैं। मिरर के सेंटर को हम पोल कहेंगे, मतलब आपके स्फेरिकल मिरर के सेंटर को, और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं।
क्लियर। दूसरी बात जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, क्लियर है ये बात, वेरी नाइस। आगे देखते हैं बच्चे आपको, ठीक है, मैंने बता दिया आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट एंड कॉन्वेक्स मिरर लाइज बिहाइंड ऑफ इट। आपको पता है बेटा, अभी मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया था, आप देख सकते हैं इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स वाले का वो क्या है आपका, बिहाइंड द मिरर है। देखो इसका कहां पर है, इसको अगर मैं कंप्लीट करूंगा तो आप देखेंगे इसका सेंटर का यहाँ पर आएगा, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर आपका, डन, ओके। तो उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिस स्फीयर का एक पार्ट होता है उसके सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। चल परफेक्ट, ये बात आपको ध्यान रही है बच्चों, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते बढ़े, देखो द रेडियस ऑफ स्फीयर of which the reflecting surface of spherical mirror forms a path is called radius of curvature। अब आपको मैं बता दूं, ये जो मैंने मिरर यहाँ पर आपको दिखाया था, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच की जो दूरी है, ये जो है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे हम कैपिटल आर से नोट करते हैं, इसे आर से नोट करते हैं कैपिटल आर से, उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ओके। और बेटा एक चीज और होती है इसमें ना आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती हुई जाती है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन बनाऊँ, ये जो बेटा इमेजिनरी, ये आपकी इमेजिनरी लाइन होगी, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, दोनों केसेस में आपके, ओके, डन और नॉट, वेरी गुड। अब बेटा 9.2 एक्टिविटी में क्या मेंशन, एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। सन को आपने बेटा डायरेक्टली नहीं देखना है, इवन इनटू द मिरर, मिरर में भी नहीं दिखना आपने, क्योंकि ये क्या करेगा आपके आईज को डैमेज कर सकता है, क्योंकि डायरेक्टली लाइट अगर आपके रेटिना में जाएंगी तो रेटिना में जाके कन्वर्ज होंगी, तो वो क्या करेंगी आपकी रेटिना को डैमेज कर सकती हैं, ओके, और विजिबिलिटी भी जो है आपके आईज की कम हो जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना पड़ेगा, कॉन्केव मिरर को अपने हाथ में लेना है और उसको डायरेक्टली कहाँ रखना है, सन की डायरेक्शन में, ताकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, ओके। डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन अ शीट ऑफ पेपर। आपने क्या करना है, जितनी भी लाइटर्स आपकी आ रही है कनकेव मिरर में, उसको आपने क्या कर देना है, एक पेपर को उसके सामने रख देना। आपने पेपर पे हमने क्या करना है, शार्प जो है स्पॉट बना देना लाइट का। होल्ड द मिरर एंड पेपर इन द सेम पोजीशन फॉर अ फ्यू मिनट्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आप देखेंगे बड़े, सुनो बात मैं आपको बता दूं पहले, ये हमारा कॉन्केव मिरर है। आपने क्या, जितनी लाइटर्स आपकी इन्फिनिटी से आ रही हैं सारी की सारी जाकर के एक पॉइंट पे जाके क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, इकट्ठा हो रही है। इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट होता है जहां पर सारी लाइटर्स आकर के आपकी कन्वर्ज हो रही हैं, या अपीयर्स टू बी डाइवर्ज इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी, इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। आपने देखा बेटा यहाँ पर आप देखेंगे, जब सन की जितनी भी लाइटर्स आ रही हैं आपकी, वो कागज के ऊपर एक पॉइंट पर जाके क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, फोकस्ड हो रही है, तो एक टाइम क्या उस पेपर में क्या हो जाएगी, आग लगना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, बिकॉज जितनी भी लाइटर्स है सन की, वो एक पॉइंट पे जाके फोकस्ड हो रही हैं, जिस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और दूसरी बात, इसके बीच में डिस्टेंस आपको होता है, क्या नाम है, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस हम कहते हैं फोकल लेंथ कहते हैं, ओके। जो क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, फोकल लेंथ जो हमारा होता है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, या हम ये कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आपका फोकल लेंथ का डबल होता है। समझ गए बात। अगर फोकल लेंथ आपकी 2 सेंटीमीटर है तो वो कितनी होगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर नोट, डन, लेट्स गो। देखिए बच्चे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जो हमारा फोकल लेंथ होती है वो रेडियस कर्वेचर की हाफ होती है, या फिर रेडियस कर्वेचर हम कह सकते हैं डबल होता है फोकल लेंथ का, ओके। तो बेटा ये जरूरी नहीं है कि देखो दोनों मिरर्स में अलग केस होता है। ये जो हम आपको बताया ना अभी, आपको देखो जैसे हमने आपको बताया इसके बारे में, अभी कॉनकेव मिरर के बारे में, कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं बेटा, क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये जितनी भी लाइटर्स आपकी आ रही है उसका एक पॉइंट पे जाके क्या करता है, फोकस कर देता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो इसको हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी लाइटर्स यहाँ पर आ रही है इट गेट डाइवर्स, जैसे यहाँ से लाइटर्स आए, यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। ऐसा लगता है कि फोकस से आ रही है, प्लस टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस, ओके। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी। फोकल लेंथ मैंने आपको बता दिया, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, और इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और मैंने एक चीज और बताई थी कि जो फोकल लेंथ आपकी होती है वो क्या होती है, रेडियस कर्वेचर की हाफ होती है, या रेडियस कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है, ठीक है। एक बात और बेटा,
अब आपको इतनी बात तो समझ में आ गई, ठीक है, क्योंकि ये चीजें आपको पता होना जरूरी है। ओके, अदरवाइज क्या होगा कि आपको ना न्यूमेरिकल्स करने में या वैसे भी जो है प्रॉब्लम आ सकती है, डायग्राम्स बनाने में भी। ओके, नाउ लिसन। अब बेटा ये सुनो, ये जो हमारे पास मिरर बना हुआ है, ये देखो यार ध्यान से, कॉन्वेक्स मिरर जो हमारे पास है, ठीक है, क्या बना हुआ हमारे पास, ये इसको इरेज कर दूं मैं एक बार, आपको प्रॉपर देखने समझा दूं। ये देखो बेटा एम पॉइंट, और ये देखो आप एन पॉइंट। ये बेसिकली क्या है, इस मिरर की डायमीटर है, क्या है ये, इस मिरर की डायमीटर देखो, यहां से यहाँ तक। इसको हम कहते हैं अपर्चर, कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, अपर्चर। अपर्चर इज बेसिकली द डायामीटर ऑफ द मिरर। मिरर के डायमीटर को हम क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर भी अंडरलाइन किया हुआ है, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द अपर्चर। ठीक है नो, ठीक है बच्चे, आपकी बात समझ में आ गई, वेरी गुड, डन, ओके। अब बेटा यहाँ तक की जो कहानी थी आपको समझ में आ गया कि किसको भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, किसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, और प्रिंसिपल फोकस क्या है, कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, यानी कि मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो है आपको वो समझ में आ गया, यानी कि बेसिक पार्ट आपको क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, इमेज कैसे बनाते हैं स्पेरिकल मिरर्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे बेटा यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है आपको कि अलग अलग चीजों के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा है 9.3 एक्विस दे रखी है कि अगर आपको जो है किसी भी मिरर की अगर फोकल लेंथ निकालनी है ना, तो आपको करना क्या होता है, सिंपल सी बात, कि आपको जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनाओ स्क्रीन पे, और देखो कि बिल्कुल क्लियर और पॉइंट साइज इमेज कहां पर बन रही है, क्लियर इमेज। तो उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि भाई यहाँ जहां पर साइड लाइटर्स कन्वर्ज होंगी, दैट पॉइंट इज, वहां तक का जो डिस्टेंस होगा मिरर से, दैट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। क्लियर, ओके बेटा, ठीक है बच्चे। अब आपने क्या करना है, ये पूरी जो एक्टिविटी है इसको एक बार आप देख लेंगे बेटा, क्या क्या चीज में मेंशन कर रखी है ना। मैं आपको सीधा जो है इसका कंक्लूजन दिखा देता हूँ, क्या क्या आपने करना है। ओके, ये बड़ा एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग बता रखा है, पूरा एक टेबल बना रखी है यहाँ पर कि कनकेव मिरर जो है अलग अलग पोजीशन के हिसाब से कैसे इमेज बनाता है, क्या बनाता है, रियल होती है, वर्चुअल होती है, क्या चीज है क्या नहीं है, वो सारी डिटेल में आपको मैं डायग्राम के साथ ही बता दूंगा। तो थोड़ा सा पहले एक काम करते हैं बेटा, हम पहले कुछ री डायग्राम्स के बारे में बात करते हैं। कुछ री डायग्राम्स का मतलब कि मतलब जिनका यूज करके हम जो है इमेज बनाएंगे। देखो भाई, यहाँ देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम, ठीक है। अब बात समझो बेटा, जब भी हम रे डायग्राम से इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो मिनिमम हमें वहां पर दो रेस तो चाहिए चाहिए। दो रेस क्यों चाहिए, क्योंकि ताकि वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर इमेज फॉर्मेशन होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बहुत सारे रेस को ले लेंगे, एक साथ कंसीडर करेंगे, तो वहां पर रे डायग्राम बनाना थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी ऑफ द रे डायग्राम, हम क्या करते हैं, दो रेस को ही कंसीडर करके चलते हैं। जैसे देखिए पहला पॉइंट, a ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of concave mirror and appears to be diverse from the principal focus in the case of convex mirror। देखो बेटा, अगर इन्फिनिटी से कोई भी लाइट रेज आती है, इन्फिनिटी से कोई भी लाइट रेज अगर आपकी आती है, तो वो क्या करेगा, इन्फिनिटी से लाइट रेज आने के बाद वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, ठीक है, इन केस ऑफ कनकेव मिरर। लेकिन जब हम बात की कॉन्वेक्स मिरर की, तो जो लाइट रेज आपकी इन्फिनिटी से आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा लगेगा कि फोकस से वो आपकी फोकस से आ रही है, फोकस से रिफ्लेक्ट हो रही है, इस तरफ आ रही है। ओके, तो यहां से कंक्लूजन ध्यान रखना है, अगर इन्फिनिटी से लाइट रेज आएगी तो वो फोकस से पास होगी, या अपियर्स टू बी की फोकस से ही आ रही है। दूसरी चीज, दूसरी चीज देख सकते हैं बेटा, अगर आपकी जो लाइट रेज है वो फोकस से जा रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी, यानी कि इन्फिनिटी पे निकल जाएगी। सिमिलरली यहां पर भी ऐसे ही होगा बेटा, ऐसा लग रहा है कि फोकस पर जा रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इन्फिनिटी की तरफ चल जाएगी। ओके, अगर क्या कहते हैं आपकी इन्फिनिटी से आ रही तो फोकस पे जाएगी, फोकस से आ रही तो इन्फिनिटी पे जाएगी। वेरी नाइस। थर्ड पॉइंट, थर्ड डायग्राम में बोला गया बेटा, अगर एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास हो रही है तो टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस वो चली जाएगी। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो मिरर के साथ एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि नॉर्मल नॉर्मल रे होती है बेटा, ठीक है। और वैसे आपका कॉन्वेक्स के केस में भी होगा, अगर ऐसा लग रहा है कि लाइट रेज आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, तो टकराने के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी, रिफ्लेक्शन होने के बाद। ओके, तो तीन डायग्राम आपको समझ में आ गई। अब फोर्थ डायग्राम ये बोलता है
कि अगर इंसिडेंट रे जो हमारी है वो जो है प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस तरफ जाती है, यानी कि पोल की तरफ जा रही है, पोल से टकराने के बाद उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होकर के वो आएगी वहीं से पोल से। सेम इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चे आपने क्या ध्यान रखना है, ये जो चार रेज बताइए आपको अलग अलग पोजीशन के हिसाब से, कि अगर इन्फिनिटी से लाइटर जाएगी तो फोकस पे जाएगी, फोकस से आएगी तो इन्फिनिटी पे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी रिफ्लेक्शन के बाद, अगर पोल से जाएगी तो पोल पे टकराने के बाद सेम एंगल्स पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ओके, तो ये चार अपने रे डायग्राम्स ध्यान रखने हैं, इन्हीं का यूज करके आप जो अलग अलग पोजीशन की इमेज बना पाएंगे इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर और इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपको इमेज फॉर्मेशन दिखा रही है। ओके, तो मैं आपको वन बाय वन को जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रॉपर तरीके से, सो दैट आपको कोई डाउट ना हो। देखिए बेटा, अभी जो है ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर इन्फिनिटी पे है, तो आपको पता है इन्फिनिटी से लाइट रेज आती है तो वो टकराने के बाद कहाँ जाती है बेटा, फोकस पे जाती है, सेम यहाँ से ही फोकस पे जाएगी। इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है प्रिंसिपल फोकस पे। कैसी बनेगी, साइज क्या होगा, साइज होगा पॉइंट साइज होगा, पॉइंट साइज, ठीक है, बिल्कुल छोटे साइज का होगा, ठीक है जी, हाईली डिमिनिश भी बोल सकते हैं इसको हम। लेकिन ये जो इमेज का नेचर होगा, नेचर मतलब कैसे इमेज बनेगी, तो होगा रियल एंड इनवर्टेड। रियल इमेज हमेशा बेटा उल्टी ही बनती है, रियल का मतलब होता है विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं उसे हम रियल इमेज कहते हैं, जिसको नहीं कर सकते उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ओके, अब मैं ऑब्जेक्ट को बेटा थोड़ा सा आगे लेकर क्या होता है, मैंने यहाँ रख दिया, ये कहाँ पर आ गया आपका बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। आपको पता है बेटा यहाँ से जो लाइट रेज आपकी जाएगी सेंटर कर्वेचर से, आपको पता है वो टकराने के बाद सेंटर कर्वेचर से ही वापस जाएगी। देखो सेम चीज, अगर एक आपकी जो रिफ्लेक्शन जा रही है बेटा क्या कहते हैं इन्फिनिटी से आ रही है तो टकराने के बाद फोकस से जाएगी, और जहां पर दोनों लाइटर्स आपकी इंटरसेक्ट करेंगी और इमेज वहीं पर जाकर आपकी फॉर्मेशन होगी। ओके, अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज क्या बनेगा, इमेज बनेगी बिटवीन, इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के बीच में इमेज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और दूसरी बात साइज जो होगा इसका डिमिनिश्ड होगा, छोटा साइज होगा। ठीक है, थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है तो इमेज भी आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी। ओके, रियल इन्वर्टेड बनेगी, लेकिन बनेगी कैसे देखो बेटा, आपको पता है कि लाइट जो आपकी इन्फिनिटी से आ रही है वो टकराने के बाद फोकस से जाएगी, बिल्कुल ठीक है, और जो फोकस से आ रही है टकराने के बाद इन्फिनिटी पे जाएगी, तो जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर जाके आपकी इमेज बन जाएगी। क्लियर रहेगी बात, थर्ड डायग्राम क्लियर है, वेरी नाइस। अब बेटा आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम ऑब्जेक्ट को लेकर आगे सी और एफ के बीच में लेके आ गए, तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी बनेगी। कैसे बनेगी, देखो यहां से बेटा लाइट के सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अब पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइट जाती है तो टकराने के बाद वहीं से बाउंस बैक हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, जहां से गई वहीं से बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है, और जो आपकी यहाँ से आ रही है क्या नाम है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल फोकस से निकल जाएगी, और जहां पर ये दोनों लाइटर्स आपको इसमें इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर जाके बड़ा इमेज बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, अनलार्ज्ड बनेगी, क्या बनेगी, अनलार्ज्ड बनेगी, साइज रियल इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है, और बियॉन्ड सी बनेगी। ओके, थर्ड केस की बात, थर्ड बेटा फोर्थ केस क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बेटा फिफ्थ केस की, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया। अब जब फोकस पे रख दिया ऑब्जेक्ट तो इसका मतलब आपको जो इमेज मिलेगी वो इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। ठीक है, और इन्फिनिटी पे जो इमेज मिलेगी वो आपको रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगी, और इस इमेज का जो साइज होगा वो होगा हाईली एनलार्ज्ड होगा। कैसे होगा, हाईली एनलार्ज्ड, यहाँ पर आपको बड़े साइज की इमेज देखने को मिलेगी, हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, और जो लास्ट केस आपका बेटा दिस वन इज इंपॉर्टेंट, इसमें क्या बोलेगा, देखो अगर आपके पास बेटा ये कॉनकेव मिरर है, आपने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया पी और एफ के बीच में रख दिया, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रख दिया। तो इसका मतलब जब आप देखेंगे बेटा यहाँ से बेटा दो तरीके से बना सकते हैं, तो ये जो उन्होंने बना रखा है पोल वाला इससे बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे बना सकते हैं, यहाँ से लाइटर्स को ले जाओ, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से निकल जाएगी, और फिर इनको आपस में जो है बैक साइड में इसको मिला दो। ठीक है, या जैसे यहाँ पर मेंशन है उसके थ्रू भी आप समझ सकते हैं, ये भी इजी है। देखो देखो, एक तो बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइट रेज आ रही है तो आपको पता है टकराने के बाद बाउंस बैक यहीं से निकल जाएगी आपकी लाइट रेज। ठीक है, दूसरी आपकी क्या बेटा पोल से जा रही है तो बेटा जितने एंगल पे जाते हैं उतने एंगल पे वापस आती है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो लाइंस आपकी है ना बेटा ये वाली और ये वाली, ये आगे जाके कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ बैकवर्ड डायरेक्शन में मिल रही है एक तरीके से, ध्यान दें मेरा।
तो इसीलिए यहाँ पर जो इमेज बनती है वो क्या बनती है बेटा, वर्चुअल बनती है। और वर्चुअल का मतलब होता है जिसको हम स्क्रीन पर ऑपरेट नहीं कर सकते, वर्चुअल के साथ हमेशा सीधी इमेज ही बनती है और बिहाइंड द मिरर बनेगी इमेज। नेचर इसका वर्चुअल रिडक्ट हो गया। और साइज की अगर बात करें तो साइज का होगा बेटा यहाँ पर अनलार्ज होगा, बड़ा साइज बनेगा। क्लियर, ओके डन। तो ये बेटा रे डायग्राम आपने ध्यान रखनी, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट रे डायग्राम्स जो आपको समझ में आने चाहिए, अदरवाइज जो है आपको दिक्कत हो सकती है, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में भी आपका रे डायग्राम मेंशन कर दिया जाता है। ओके ओके बेटा, बात समझ में आ गई। ओके तो ये जो है ना पूरा जो एक्टिविटी दे रखी ना पूरा 19.4, ये बेटा वही चीज है, टेबुलर फॉर्म में आपने डेटा लिखना है, जैसे कि आपको पहले बता दिया था मैंने, जैसे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर, इमेज कहाँ बन रही, कैसे कैसे क्या क्या चीज आपकी। ओके तो इसमें कुछ ऐसा ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाली चीज नहीं है यहाँ पर। ओके अब बेटा कॉनकेव मिरर्स की जो यूजेस की हम बात करें तो आपने देखो बेटा कॉनकेव मिरर टॉर्चेस में यूज होता है, आपका सर्च लाइट्स में यूज होता है, हेडलाइट्स में यूज होता है व्हीकल्स के, है ना। क्योंकि होता क्या है ना, यहाँ पर जो होता है, जैसे सपोज कीजिए हेडलाइट आपके इस तरीके से ऐसे बनी है, ये मिरर लगा हुआ है, और आपको पता है बल्ब यहाँ लगाया जाता है उसकी फोकस पॉइंट पे, ताकि यहाँ से जो लाइटर्स निकले ना, ठीक है, फोकस आपको पता है बेटा जब लाइटर्स निकलती हैं तो कहाँ जाती हैं, यहाँ से जब जाएंगी तो बिल्कुल कैसे निकलेंगी बेटा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल, क्योंकि यहाँ से जितनी भी लाइटर्स जाएंगी टकराने के बाद वो पैरेलल निकलेंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकलेंगी, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको सर्च इसमें यूज करते हैं, सर्च लाइट में, हेडलाइट्स वगैरह में हम यूज करते हैं। एज अ सेविंग मिरर भी हम इसका यूज किया जाता है, और डेंटिस्ट भी जो है कनकेव मिरर का यूज करते हैं ताकि लार्ज इमेज देख सके किसकी, टीथ की। ओके सोलर फंडेंस में भी हम इसको यूज करते हैं। अब बेटा बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर जो है हमेशा बेटा हाईली डिमिनिश्ड इमेज ही देगा आपको, डिमिनिश्ड इमेज ही आपको देगा और वर्चुअल रिएक्ट देगा, क्योंकि यहाँ पर होता है क्या, अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज ऐसा लगेगा कि फोकस पॉइंट पर बन रही है, यानी बिहाइंड द मिरर बन रही है, और बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनती है वर्चुअल रिएक्ट होती है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप पोल से लेके इंफिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट करोगे तो तब आपकी जो इमेज बनेगी वो आपकी बिटवीन पी एंड एफ ही बनेगी, और वो डिमिनिश्ड बनेगी, यानी कि वो भी छोटे साइज की बनेगी लेकिन वर्चुअल रिएक्ट ही बनेगी आपकी इमेज। ओके तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक की कहानी जो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ओके बट आपने देखा होगा कहीं कहीं ना, जैसे सिक्योरिटी मिरर के तौर पे जो आपका एक मिरर यूज किया जाता है, मेट्रो स्टेशन पे भी आपने देखा होगा एक कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर बेसिकली आपके जो गाड़ी के साइड में जो होता है ना मिरर, साइड व्यू मिरर, वहां पर भी आपका यूज किया जाता है ना आपका, यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। These mirrors are fitted on the sides of the vehicles, enabling the driver to see the traffic behind him or her to facilitate safe driving। ठीक है, ताकि उनको बेटा जो जितना भी ट्रैफिक पीछे आ रहा है उसको देख सके क्लियरफुली और सेफली वो ड्राइव कर सके, क्योंकि वो हमेशा बेटा इरेक्ट इमेज देगा और डिमिनिश्ड इमेज देगा, इसीलिए वो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू आपको वहां पर ऑब्जर्व होता है, फॉर द वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, ज्यादा ज्यादा जो है आपको वहां पर जो है व्हीकल्स ऑब्जर्व हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आप चांसेस जो होते हैं एक्सीडेंट होने के वो कम हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर, दैट्स गुड। ओके अब यहां से बेटा आप एक ना साइन कन्वेंशंस के बारे में आपको बता दें। साइन कन्वेंशंस को पढ़ने से पहले बेटा आपने ना कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा, ठीक है। मैं आपको ना बता देता हूँ, दिखा देता हूँ पर पूरा बेटा पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं थी, मैं आपको मेन चीज बताता हूँ यहाँ पर क्या है, फालतू में टाइम वेस्ट होता है। ओके आपने बेटा ये पढ़ा होगा, याद है आपको, ये होती है आपकी वाई एक्सिस, ये होती है आपकी एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। एक्स एक्सिस में आपको याद होगा ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। तो एक्स में बेटा राइट में तो पॉजिटिव होता है, ऊपर भी पॉजिटिव होता है, इस लेफ्ट में क्या होता है नेगेटिव होता है, और डाउन में क्या होता है नेगेटिव वैल्यूज होती है। अब इसके अकॉर्डिंग बेटा आप समझ सकते हैं, देखो अगर ये हमारा कंट्री मिरर दे रखा है, स्पेरिकल मिरर है, तो स्पेरिकल मिरर के राइट में बेटा डिस्टेंस जो होगा पॉजिटिव में लिया जाएगा, लेफ्ट में वो लिया जाएगा डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव लिया जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया जाएगा। क्लियर नोट। तो वैसे ही बेटा आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको मिरर फॉर्मूला आपको बताया जाएगा। देखो पहले यहाँ पर बोल रखा है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो बेटा एक बात का ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने रखा जाता है, और यहाँ पर मिरर चाहे कॉनकेव हो, चाहे आपका कॉन्वेक्स हो, चाहे आपका प्लेन मिरर हो, तो ये ऑब्जेक्ट को हमेशा हम क्या रखते हैं इस साइड में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। तो इसको डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, यूज डिनोट करते हैं। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, पोल और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को, पोल और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। और ये हमेशा क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव साइन से उसको हम डिनोट करते हैं,
चाहे वो किसी भी मिरर की हम बात कर रहे हैं, चाहे किसी भी लेंस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट हमेशा फ्रंट में रखा जाता है। ओके, दूसरी बात, जहां पर इमेज बन रही है, देखो द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द डिस्टेंस, इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को बेटा हम वी से डिनोट करते हैं, वी को हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस बोला जाता है कि कहां पर इमेज बन रही है। बिहाइंड द मिरर बन रही है तो उसको हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है तो उसको हम डिनोट करेंगे किससे, आपका नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे। क्लियर है? वेरी गुड, बात समझ में आ गई, दैट्स गुड। और फोकल लेंथ की अगर हम बात करें, फोकल लेंथ की अगर बात करें तो कॉन्केव की फोकल बेटा किस तरफ होती है, लेफ्ट हैंड साइड होती है, क्योंकि यहाँ पर आपका फोकस आता है, तो ये नेगेटिव होती है इन केस ऑफ कॉन्केव, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, ये नेगेटिव ही शो करने का। और फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी आपकी कॉन्वेक्स के केस में, ठीक है, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस आपको। क्लियर? ओके, अब यहां पर बेटा आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, ओके, डन रहेगी बात बेटा। यानी कि मिरर फॉर्मूला आपने ध्यान रखना बेटा, अगर मुझे 1/f निकालना है तो मुझे कुछ नहीं करना, बस इमेज डिस्टेंस प्लस में 1/u, और इसको हमें, इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। और बेटा कभी कभार ना आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि भाई मिरर का फॉर्मूला और लेंस की फॉर्मूले में कैसे कंफ्यूजन होगी। तो अब एक बात का ध्यान रखिए बेटा, मिरर में m होता है और लेंस में n होता है। m का मतलब होता है मोर, और l को डिनोट करते हैं हम लेस। समझने के लिए बता रहा हूँ बेटा मैं, ताकि आप फॉर्मूले में कंफ्यूज ना हो। मोर मतलब ज्यादा, तो ज्यादा वाले के बीच में प्लस वाला आएगा, और लेस मतलब कम वाले में बीच में माइनस आएगा। तो मिरर के फॉर्मूले में 1/v प्लस 1/u होता है, और लेंस के फॉर्मूले 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, ये एक तरीका बता रहा हूं ताकि आपको फॉर्मूले में कंफ्यूजन ना हो, आप जो सही फॉर्मूला लगाए गलत फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, अब एक वर्ड आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है जो आपकी इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी साइज की बन रही है या स्मॉल साइज की बन रही है। ठीक है, बड़े साइज की बन रही है तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा आपका, ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर आपका छोटे साइज की बन रही है तो मैग्निफिकेशन आपका 1 से छोटा आएगा। ठीक है, तो समझने वाली बात यह है, अगर आपका मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है या मैग्निफिकेशन आपका 1 से छोटा है, यहाँ पर इमेज आपकी छोटी साइज की बनेगी, यहाँ पर इमेज आपकी बड़ी साइज की बनेगी। ठीक है, लेकिन अगर m का जो साइन है वो नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब उल्टी इमेज बन रही है, यानी कि उल्टी मतलब हो गया रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो मैग्निफिकेशन के साइन से आप जो उसका नेचर बता सकते हो। अगर ये m की वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो समझ जाना बेटा हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि पॉजिटिव साइन तभी आ सकता है कब, जब हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में हो, अपवर्ड डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला बेटा आप ध्यान रखेंगे, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, और दूसरा फॉर्मूला होता है माइनस v अपॉन u होता है। v मतलब इमेज डिस्टेंस और u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये रिलेशन ध्यान रखना, कभी कभार आपको मैग्निफिकेशन दे दिया जाता है और बोला जाता है, या फिर एक बार आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दे देंगे और बोलेंगे कि उसकी हाइट निकालो, किसकी हाइट निकालो, इमेज की हाइट निकालो, या फिर आपको मैग्निफिकेशन दे देंगे और बोलेंगे इमेज डिस्टेंस निकालो या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालो, कुछ भी एक चीज निकालने का आपको आ सकती है। अब ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। ओके बच्चों, बात समझ में आ गई यहाँ तक? वेरी गुड। ओके, तो ये था बेटा आपका रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक, आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, ये न्यूमेरिकल भी मैं आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल समझाता हूँ, सो दैट आपका ये रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सिर्फ रिफ्लेक्शन के बारे में। ओके, देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर जो हमारा 9.1 है, इसमें हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, और इसको हम यूज कर रहे हैं किस लिए, रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी किसका हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है बेटा, 3 दे रखा है। और आपको पता है कॉन्वेक्स के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड से मेजर की जाती है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर आपका कुछ इस तरीके से होता है ना ऐसे, उसकी रेडियस हम पॉजिटिव मिलेंगे। जब रेडियस पॉजिटिव में तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, 3/2, यानी कि हो जाएगी आपकी 1.5 मीटर आ जाएगी। ठीक है, जैसा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और बोला कि एक बस जो है 5 मीटर की दूरी पर मिरर से रखी हुई, तो आपको पता है बड़ा इमेज जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हमें वी निकालना है, नेचर निकालना है, साइज निकालना है, किसका, इमेज का हमें साइज फाइंड आउट करना है कि इमेज जो किस साइज की बनेगी। तो बेटा जब आपको पता है फोकल लेंथ आपको पता है, यू आपको पता है, तो आप क्या डायरेक्टली जो है यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं मिरर का फॉर्मूला,
लगा सकते हैं। जो आप मिरर का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जो 1/f हमें क्या गिवन है, ये देखो इसको जो है 1/f हमें पता है, f पता है हमें, u पता है, हमें v निकालना है। तो v को निकालने के लिए क्या ये वाला जो पार्ट आपका इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्या इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देख लीजिए बेटा, बात समझ में आ गई, वेरी गुड। तो 1/f की जगह पे आएगा 1/1.5, ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ यहाँ पर पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। फिर लेगा माइनस का साइन और u की जगह पर आपको ये आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस होकर के हमारे पास ये आ गया। अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे 1.5 और 5 का तो आएगा आपका 7.5 आएगा। और उसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो 1 में v की जो हमारी वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपके 6.5 अपॉन में 7.5 आ रही है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। तो अगर हम इसको v निकालना तो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, और रेसिप्रोकल करने के बाद जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है प्लस में 1.15 मीटर, ठीक है। यानी पोजीशन जो आपकी इमेज की आएगी वो क्या आएगी, 1.15 मीटर इन बिहाइंड द मिरर, बैक ऑफ द मिरर। क्यों, क्योंकि हमारी v पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। अब v पॉजिटिव में आ गया बेटा, u आपको पता था, आपको पता है मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या था, माइनस v अपॉन u होता है। v है आपका 1.15 और u कितना था, माइनस का 5, ठीक है। तो आपको पता है ये वाला साइन आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर, माइनस में कैंसिल हो गया। उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा प्लस में 0.23 आपकी आएगी मैग्निफिकेशन, ठीक है, बात समझ में आई। और आपको पता है बेटा मैग्निफिकेशन अगर प्लस आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्चुअल रिएक्ट होगी नीचे, स्मॉल इन साइज होगा बाय द फैक्टर ऑफ 0.23, ठीक है, यानी कि इतनी ज्यादा छोटी इमेज बनेगी। क्लियर नोट, तो कौन सा समझ में आ गया, इस तरीके से बेटा आपने सॉल्व करना है। ओके, सेकंड एग्जांपल अगर आप देखेंगे आपको बोला गया बेटा एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज इतना देर का है, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट साइज देर का h पता है हमें, जिसको 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा कनकेव मिरर के केस में। तो ये हमारा u हो गया, अब u हमारा हो गया कितना बेटा, माइनस को 25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। फोकल लेंथ दे रखी है कनकेव मिरर की, आपको पता है बेटा फोकल लेंथ कनकेव मिरर की हमेशा क्या लेते हैं, हम नेगेटिव लेते हैं। हमें क्या निकालना है कि डिस्टेंस पे, किस डिस्टेंस पे हम स्क्रीन को रखें ताकि हमें शार्प इमेज मिले, यानी कि हमें v निकालना है, v के साथ साथ नीचे निकालना है और इमेज का साइज निकालना है। बेटा सेम तरीके से इसको भी करेंगे, देखो ऑब्जेक्ट साइज हमें पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पता है, फोकल लेंथ हमें पता है, v निकालना है और हमें इमेज का साइज भी निकालना है, ठीक है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, हमने यहाँ से बेटा v निकाला, इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके हमने वैल्यूज डाल दी यहाँ पर, देखो आप देख सकते हैं ना बेटा, देखो आपको पता है 1 में v आप निकाल रहे हैं तो ये होगा 1 में f माइनस में 1 में u होगा। फोकल लेंथ कितनी बेटा, फोकल लेंथ आपकी आई माइनस में 15, माइनस u कितना आपके पास बेटा, माइनस का 25 है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो सीधे आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई, देखो माइनस 1/15 प्लस में 1/25, 15 और 25 को जब एलसीएम लेंगे तो 75 आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ गई और यहाँ से इसको रेसिप्रोकल तो v आपका आ जाएगा माइनस में 37.5। तो यानी इसका मतलब हो गया इतने सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही कितना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन का मतलब होता है फ्रंट ऑफ द मिरर। ओके, उसके बाद बेटा आपको निकालना है मैग्निफिकेशन, एच डैश आपको निकालना है, एच आपको पता है, और आप एक काम करेंगे माइनस v अपॉन में u वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, क्लियर, माइनस v अपॉन में u वाला फॉर्मूला v कितना था बेटा आपका, v आया था आपका अभी माइनस का 37, तो माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा यहाँ पर। u कितना था आपके पास, माइनस का 25 था। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे और आपको पता है h डैश हमें निकालना है, ठीक है, h हमें 4 दे रखा है, तो h डैश हमारा आ जाएगा यहाँ से 37.5 मल्टीप्लाई में 4 अपॉन में माइनस 25। अब आप इसको बेटा सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने के बाद कुछ वैल्यू आपकी आ रही है, एच डैश यहाँ से आपका आ रहा है माइनस का 6 सेंटीमीटर आ रहा है। और नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है बेटा, रियल इमेज बन रही है और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ये इसका नेचर हो जाएगा। ओके, तो मेन चीज बेटा आपने ध्यान रखनी है, बस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो तो आपको हर कोई क्वेश्चन इजी लगेगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए इजी नहीं है। ओके, तो इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने जरूरी है। तो ये था बेटा आपका रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके बाद जो सेकंड पार्ट आपका आने वाला है जिसमें हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, और जो भी एग्जाम्पल क्वेश्चन होंगे उनकी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।